नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो 1930 से 1934 तक चला। बिल्कुल, ये गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा बड़ा जन आंदोलन था। इसे अक्सर सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, सॉल्ट सत्याग्रह इसकी शुरुआत थी। एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था ये। हमारी ये जो आज की पूरी बातचीत है, ये आइग्नू एमए हिस्ट्री की किताब MHI 08 उसके यूनिट 15 पर आधारित है। जी, और हमारा मकसद है ये समझना कि इस मूवमेंट ने, इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, मतलब एंटी एम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल का जो सामाजिक दायरा था, उसे कैसे बढ़ाया, और साथ ही भारतीय राजनीति पर इसका क्या और कितना गहरा प्रभाव पड़ा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यकीनन। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। यूनिट 15.2 में जो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बताई गई है। हाँ, पृष्ठभूमि मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया। देखिए, 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया गया था, तो एक तरह का ठहराव आ गया था। लोगों में थोड़ी निराशा भी थी। हाँ, कांग्रेस में भी थोड़ी सुस्ती सी आ गई थी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम सा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। ओह हाँ, साइमन कमीशन, जिसके बारे में कहते हैं साइमन गो बैक के नारे लगे थे। वही, इसका काम था भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जायजा लेना। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब भारत के भविष्य का फैसला करने वाले कमीशन में कोई भारतीय ही नहीं। ये तो अजीब बात है। बिल्कुल, और इसी वजह से इसका जबरदस्त राष्ट्रव्यापी बहिष्कार हुआ, बॉयकॉट हुआ। हर पार्टी ने, हर वर्ग ने इसका विरोध किया। इसने ना एक तरह से सोई हुई पॉलिटिकल एनर्जी को फिर से जगा दिया। अच्छा, तो ये साइमन कमीशन एक कैटलिस्ट बन गया। हाँ, कह सकते हैं। और इसी दौरान कांग्रेस के अंदर भी एक नई पीढ़ी युवा नेता सामने आ रहे थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, ये युवा नेता थोड़े ज्यादा रेडिकल थे शायद। बिल्कुल, ये लोग अब सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए कुछ हद तक स्वशासन। अच्छा, तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी। ये मांग जोर पकड़ने लगी थी, खासकर युवाओं में। और इसी समय किसानों की तरफ से भी कुछ हलचल हो रही थी, जैसे बारडोली सत्याग्रह का जिक्र आता है। हाँ, 1928 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह हुआ, सरदार पटेल के नेतृत्व में। किसानों ने बढ़े हुए लगान के खिलाफ आंदोलन किया और वो सफल भी रहा। तो इससे किसानों का मनोबल बढ़ा होगा? बहुत ज्यादा। इसने दिखाया कि संगठित होकर अहिंसक तरीके से भी सरकार को झुकाया जा सकता है। तो किसान भी अब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए ज्यादा तैयार थे। और एक नेहरू रिपोर्ट भी आई थी 1928 में। जी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी। लेकिन अभी तो बात हुई कि युवा नेता पूर्ण स्वराज चाहते थे। हाँ, यहीं पे थोड़ा मतभेद था। लेकिन कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दिया कि अगर 1 साल में नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं की तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी और सिविल डिसोबीडियंस शुरू करेगी। अच्छा, तो एक तरह से डेडलाइन दे दी गई। बिल्कुल, और इसी पृष्ठभूमि में एक और बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा था। वो थी 1929 से शुरू हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व आर्थिक मंदी। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन। इसका भारत पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गईं, किसानों की हालत खराब हो गई, व्यापार मंदा पड़ गया, बेरोजगारी बढ़ी, आम लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। तो मतलब आर्थिक डिस्कंटेंट भी बहुत ज्यादा था। हाँ, तो आप देखिए माहौल कैसा बन रहा था। राजनीतिक निराशा, साइमन कमीशन का गुस्सा, पूर्ण स्वराज की बढ़ती मांग, किसानों का आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट का अल्टीमेटम और ऊपर से आर्थिक मंदी की मार। ये सब चीजें मिलकर एक बड़े जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रही थी। बिल्कुल, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बन रही थी। एग्जैक्टली। और इसी माहौल में हुआ कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर सेशन, दिसंबर 1929 में। ये यूनिट 15.3 का विषय है। लाहौर सेशन, ये तो बहुत ही फेमस है। यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था ना? जी हाँ, रावी नदी के तट पर। जवाहरलाल नेहरू उस सेशन के अध्यक्ष थे और यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर
पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और यहीं पर सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने का फैसला भी हुआ। हाँ, सेशन ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को और खासकर गांधी जी को ये अधिकार दिया कि वो जब चाहें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई। तो गांधी जी ने इसके बाद क्या किया? क्या तुरंत आंदोलन शुरू कर दिया? नहीं, तुरंत नहीं। गांधी जी हमेशा बातचीत का एक मौका देते थे। उन्होंने पहले तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और उसमें 11 मांगे रखी। 11 पॉइंट्स डिमांड। 11 मांगे? उनमें क्या क्या प्रमुख था? कई सारी मांगे थीं जो अलग अलग वर्गों से जुड़ी थीं, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, आर्म्स लाइसेंस पर नियंत्रण में ढील, सीआईडी में सुधार। लेकिन कुछ आर्थिक मांगे बहुत अहम थीं। जैसे रूपी स्टर्लिंग रेशियो यानी रुपया स्टर्लिंग अनुपात को घटाना। इससे भारतीय व्यापार को फायदा होता। लैंड रेवेन्यू यानी लगान में 50% 50% की कमी, ये किसानों के लिए बड़ी राहत होती। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कमी। और सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी थी? वो थी सॉल्ट टैक्स को खत्म करना और नमक बनाने पर सरकारी एकाधिकार, गवर्नमेंट मोनोपोली को खत्म करना। नमक? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि इतनी सारी मांगों में नमक पर इतना जोर क्यों? अजीब लग सकता है, लेकिन ये गांधी जी की जीनियस स्ट्रेटेजी थी। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय इस्तेमाल करता था, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो है। और उस पर टैक्स लगाना और सरकार का उस पर मोनोपोली होना, ये ब्रिटिश राज के शोषण का, अन्याय का प्रतीक बन गया था। तो गांधी जी ने नमक को एक केंद्रीय मुद्दा बनाया जिसे हर कोई समझ सके, जिससे हर कोई जुड़ सके। बहुत सोचा समझा कदम था ये तो। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश को एक साथ ला सकता था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर उनकी ये 11 मांगे, खासकर नमक वाली मांग, नहीं मानी गई तो वो नमक कानून तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। और इरविन का क्या जवाब रहा? वाइसरॉय ने इन मांगों को कोई खास तवज्जो नहीं दी, उन्हें खारिज कर दिया गया। तो फिर गांधी जी ने वही किया जिसका उन्होंने ऐलान किया था, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। उन्होंने दांडी मार्च की घोषणा की। दांडी मार्च, ये तो भारतीय इतिहास की सबसे आइकॉनिक इमेजेस में से एक है। बेशक, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की। 78 साथी काफी कम संख्या लगती है शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में 78 थे, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए। मंजिल थी दांडी, गुजरात के तट पर एक छोटा सा गांव। और दूरी कितनी थी? लगभग 24 माइल्स, करीब 400 किलोमीटर। इस यात्रा में 24 दिन लगे। 24 दिन की पैदल यात्रा? हाँ, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये अपने आप में एक आंदोलन था। गांधी जी रोज रुकते थे, गांव में सभाएं करते थे, लोगों को सत्याग्रह का मतलब समझाते थे, उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करते थे। प्रेस कवरेज जबरदस्त थी देश विदेश में। इसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया होगा। बिल्कुल। और 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा था। यह ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का, उनके कानून को न मानने का खुला ऐलान था। और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। जी हाँ, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के साथ ही पूरे देश को एक सिग्नल मिल गया। और फिर जो हुआ वो बताता है कि आंदोलन का प्रसार कितना व्यापक था। यूनिट 15.4 इसी पर है, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन का प्रसार। तो कैसे फैला ये आंदोलन? क्या सिर्फ नमक कानून तोड़ने तक सीमित रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमक कानून तोड़ने की घटनाएं तो पूरे देश में हुई। गांधी जी ने जैसे ही दांडी में नमक बनाया, समझिए पूरे देश में लोगों ने इसे दोहराना शुरू कर दिया। कहाँ-कहाँ? कुछ उदाहरण हैं? बहुत सारे। जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहते हैं, उन्होंने तिरुचिरापल्ली से विदारेणियम तक एक ऐसी ही यात्रा निकाली। अच्छा, दक्षिण में भी? हाँ, मालाबार तट पर, जो आज केरला का हिस्सा है, वहां के किलप्पन ने कालीकट से पयानूर तक मार्च किया। इसी तरह उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, हर तटीय इलाके में नमक कानून तोड़ा गया। बंगाल में तो गांव में लोगों ने घर घर में नमक बनाना शुरू कर दिया। ये तो कमाल है। लेकिन आपने कहा कि आंदोलन सिर्फ नमक तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। नमक तो एक शुरुआत थी, एक चिंगारी थी। जल्द ही आंदोलन ने कई और रूप ले लिए, जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार,
शराब की दुकानों पर धरना, पिकेटिंग, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के समय भी हुआ था, लेकिन इस बार ये और ज्यादा संगठित था। और करों का विरोध? टैक्सेस का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ईस्टर्न इंडिया में जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला। चौकीदारी टैक्स, ये क्या था? ये गांव के लोगों पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था, चौकीदारों के रखरखाव के लिए। लोग इसे बहुत ओप्रेसिव मानते थे, तो लोगों ने ये टैक्स देने से ही इनकार कर दिया। कई जगहों पर चौकीदारों ने इस्तीफे दे दिए, पंचायतों ने उनका सामाजिक बहिष्कार किया। अच्छा। और गुजरात में, जहां बारडोली सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में खासकर खेड़ा और बारडोली जिलों में किसानों ने नो टैक्स कैंपेन छेड़ दिया, लगान देने से मना कर दिया। सरकार ने जबरदस्त दमन किया, जमीनें जब्त की, लेकिन किसान डटे रहे। मतलब किसानों की भूमिका बहुत अहम थी। बहुत ज्यादा। और सिर्फ लगान ही नहीं, कई इलाकों में फॉरेस्ट लॉज, वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। वन कानून? हाँ, ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर कब्जा करके आदिवासियों और ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया था। जैसे जंगल से लकड़ी लेना, बिल्कुल। पशु चराना वगैरह। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस में लोगों ने इन वन कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया, जंगल में घुसकर सत्याग्रह किया। तो आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में वहां के स्थानीय मुद्दों से भी जुड़ रहा था। बिल्कुल, ये इसकी एक बड़ी खासियत थी। राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी जुड़ गए। एक और चीज थी नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, तिरंगे झंडे को फहराना, उसकी शान बचाना, ये भी आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, जैसे आंध्रा में तोटा नरसाया नायडू का किस्सा है, जिन्हें झंडा न झुकाने पर पुलिस ने बेरहमी से पीटा और उनकी मौत हो गई। केरला में पी कृष्णा पिल्लई ने कालीकट में झंडा फहराते हुए पुलिस की लाठियां खाईं। ऐसे कई हीरो थे। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और उत्तर प्रदेश, यूपी का क्या हाल था? यूपी में, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था, वहां नो रेंट कैंपेन, लगानबंदी अभियान बहुत जोरदार था। खासकर किसानों ने जमींदारों को लगान देना बंद करने का आह्वान किया। कांग्रेस ने शुरुआत में नो टैक्स, सरकार को कर न देना पर जोर दिया था, लेकिन किसानों का दबाव इतना था कि नो रेंट, जमींदार को लगान न देना का मुद्दा भी जुड़ गया। इससे तो जमींदार नाराज हुए होंगे। हाँ, कुछ हद तक। ये कांग्रेस के लिए एक दुविधा भी थी कि किसानों और जमींदारों के हितों में संतुलन कैसे बनाया जाए। अच्छा, सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी सब पर? जाहिर है चुप तो नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार ने शुरू में थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन जैसे ही आंदोलन तेज हुआ, दमन भी बढ़ गया। बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। अप्रैल 1930 में जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए। फिर मई में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी से तो माहौल और गरमाया होगा। बहुत ज्यादा। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। 2 जगह खास तौर पर उल्लेखनीय हैं, पेशावर और शोलापुर। पेशावर, वो तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था। हाँ, वहां के महान नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार, जिन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पेशावर में भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। और वहां क्या हुआ? वहां एक बहुत दुखद घटना हुई। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाईं, कई लोग मारे गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि गढ़वाली राइफल्स के 2 प्लाटून ने अपने ही लोगों पर निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना के जवानों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता था कि राष्ट्रवाद की भावना सेना के अंदर भी पहुंच रही थी। हालांकि उन सैनिकों का बाद में कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें कड़ी सजा मिली। और शोलापुर में क्या हुआ? शोलापुर, जो महाराष्ट्र में एक इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हालात इतने बिगड़े कि कुछ दिनों के लिए शहर पर से ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण ही खत्म हो गया। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, तिरंगा फहराया। बाद में वहां मार्शल लॉ लगाना पड़ा। बाप रे, मतलब आंदोलन काफी हिंसक भी हो रहा था कुछ जगहों पे। हाँ, कुछ जगहों पर हिंसा हुई। एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है, जो गांधीवादी आंदोलन का हिस्सा तो नहीं थी, पर इसी दौरान हुई चिटागोंग आर्मरी रेड। चटगांव ये बंगाल में है? हाँ, आज बांग्लादेश में है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन, जिन्हें मास्टरदा कहते थे, उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक समूह ने चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। अच्छा, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था हथियार लूटना और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बनाना। वो कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन जल्दी ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। कई क्रांतिकारी मारे गए, कुछ पकड़े गए। ये एक अलग धारा थी स्वतंत्रता संग्राम की, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की,
लेकिन ये भी इसी दौर में हो रहा था। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन बहुत व्यापक था, भौगोलिक रूप से भी और विरोध के तरीकों के लिहाज से भी। बिल्कुल, ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव, कस्बों, जंगलों तक फैला हुआ था। और इसमें समाज के अलग अलग तबकों ने हिस्सा लिया, जो हमें अगले पॉइंट पर लाता है, यूनिट 15.5, सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन का सामाजिक आधार। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। क्या ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन जैसा ही था या कुछ अलग था? कुछ समानताएं थी, पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। जैसे शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो शायद नॉन कॉपरेशन के मुकाबले इस बार मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी, छात्र, इनका उत्साह थोड़ा कम था। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद नॉन कॉपरेशन की विफलता से कुछ निराशा थी, या शायद आंदोलन का चरित्र अब ज्यादा रेडिकल लग रहा था। लेकिन यह कहना गलत होगा कि शहरी भागीदारी नहीं थी, पर शायद उतनी नहीं जितनी 1920-22 में थी। तो फिर कौन सा वर्ग था जो इस बार ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था? किसान, पेजेंट्री, खासकर जो अमीर और मध्य किसान थे, उनकी भागीदारी जबरदस्त थी। हमने देखा गुजरात, यूपी, आंध्रा, बिहार, हर जगह किसानों ने लगानबंदी, करबंदी अभियानों में हिस्सा लिया। हाँ, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। आर्थिक मंदी का भी इसमें रोल रहा होगा। बिल्कुल, किसानों की आर्थिक हालत खराब थी और उन्हें लगा कि यह आंदोलन उन्हें राहत दिला सकता है। और व्यापारी वर्ग, बिजनेस ग्रुप्स, उनका क्या रुख था? व्यापारी समूहों का रवैया थोड़ा मिला जुला रहा, लेकिन शुरुआत में समर्थन काफी मजबूत था। नॉन कॉपरेशन के समय कुछ व्यापारी हिचकिचा रहे थे, लेकिन इस बार कई बड़े पूंजीपतियों ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। जैसे जीडी बिरला। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक मदद भी दी। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे नेता भी कांग्रेस के करीब थे। कलकत्ता के मारवाड़ियों ने विदेशी माल के बहिष्कार में अहम भूमिका निभाई। तो व्यापारियों का समर्थन क्यों था इस बार? इसके भी आर्थिक कारण थे। वो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से परेशान थे, रुपी स्टर्लिंग रेशियो जैसे मुद्दों पर। उन्हें लगता था कि एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार उनके हितों के लिए बेहतर होगी। हालांकि जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंचता गया और रेडिकल होता गया, उनका समर्थन थोड़ा कम भी हुआ। अच्छा, और समाज का वो तबका जिसकी भागीदारी इस आंदोलन में अभूतपूर्व बताई जाती है, महिलाएं, विमेन। हाँ, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक है, महिलाओं की भागीदारी। विमेन्स पार्टिसिपेशन वाज अनप्रेसिडेंटेड। कैसे? मतलब किस रूप में उन्होंने भाग लिया? हर रूप में। उन्होंने शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, पिकेटिंग की। वो प्रभात फेरियों में शामिल हुईं, जुलूसों में निकलीं, उन्होंने नमक बनाया, कानून तोड़ा, और हजारों की संख्या में जेल गईं। हजारों महिलाएं जेल गईं? जी हाँ, बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह महिलाएं घरों से बाहर निकलीं। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी नेता तो थी ही, लेकिन आम घरों की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। गांधी जी ने भी महिलाओं की भागीदारी को बहुत प्रोत्साहित किया था। ये तो वाकई में एक बड़ा सामाजिक बदलाव था। बिल्कुल, इसने भारतीय महिलाओं को पब्लिक स्फीयर में एक नई विजिबिलिटी दी। हालांकि ये भी सच है कि ज्यादातर महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं के दायरे में ही सक्रिय थीं, लेकिन उनका घर से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। और मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम पार्टिसिपेशन कैसी थी? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन से पीछे रह गया। नॉन कोऑपरेशन के समय खिलाफत का मुद्दा जुड़ा होने की वजह से मुस्लिम भागीदारी बहुत अच्छी थी। हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता उस समय काफी मजबूत दिखती थी। जी, लेकिन 1920 के दशक में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं ज्यादा सक्रिय हुईं। कांग्रेस भी शायद मुस्लिमों को साथ लाने के लिए उतने प्रयास नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि इस आंदोलन में कुल मिलाकर मुस्लिम भागीदारी कम रही। लेकिन क्या बिल्कुल नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठान मुसलमानों की भागीदारी जबरदस्त थी, जैसा हमने देखा। बंगाल, बिहार, दिल्ली में भी कुछ मुस्लिम नेता और समूह सक्रिय थे, लेकिन जो व्यापक भागीदारी नॉन कोऑपरेशन में थी, वैसी इस बार नहीं दिखी। ये एक चिंता की बात रही होगी। जरूर, ये दिखाता है कि सांप्रदायिक विभाजन की समस्या गहरा रही थी। तो कुल मिलाके सामाजिक आधार काफी फैला हुआ था, खासकर किसानों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी, लेकिन मुस्लिम भागीदारी कम हुई थी। हाँ, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है। अब आंदोलन अपने चरम पर था, सरकार दमन कर रही थी, हजारों लोग जेल में थे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, गांधी-इरविन पैक्ट, गांधी-इरविन समझौता। यूनिट 15.6 इसी के बारे में है ना?
गांधी इरविन पैक्ट। मार्च 1931 में हुआ था, है ना? जी। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी जी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ। सवाल ये उठता है कि जब आंदोलन इतना जोरों पर था तो समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस क्यों तैयार हुई? इस पर इतिहासकारों में काफी बहस है। एक मत ये है कि आंदोलन अब थकने लगा था। इतने महीनों के संघर्ष के बाद लोगों में थकान के संकेत दिख रहे थे, सरकार का दमन भी बहुत बढ़ गया था। तो शायद कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि एक सम्मानजनक समझौते के जरिए कुछ हासिल किया जाए और आंदोलन को फिलहाल रोका जाए। और दूसरा मत क्या है? दूसरा मत, जैसे कुछ इतिहासकार आरजे मूर मानते हैं, कि इसमें बिजनेस प्रेशर या व्यापारिक दबाव का भी हाथ था। व्यापारी वर्ग आंदोलन लंबा खिंचने से परेशान था, उनका कारोबार प्रभावित हो रहा था, तो उन्होंने कांग्रेस पर समझौते के लिए दबाव डाला। अच्छा, और सुमित सरकार जैसे इतिहासकार क्या कहते हैं? सुमित सरकार जैसे इतिहासकार इस बिजनेस प्रेशर वाले तर्क को पूरी तरह नहीं मानते। उनका कहना है कि आंदोलन में थकान के संकेत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। साथ ही वाइसरॉय इरविन भी लंदन में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी चाहते थे, इसलिए वो भी समझौते के लिए उत्सुक थे। तो ये शायद कई फैक्टर्स का मिला-जुला नतीजा था। हाँ, लगता तो यही है। अब देखते हैं कि समझौते की शर्तें क्या थीं। टर्म्स ऑफ द पैक्ट। क्या शर्तें थीं? मुख्य शर्तें ये थीं। पहला, सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी जिन्होंने हिंसा नहीं की है। दूसरा, जब्त की गई जमीनें वापस की जाएंगी, हालांकि जो बिक चुकी थीं उनका मामला फंसा रहा। तीसरा, तटीय इलाकों में लोगों को निजी उपयोग के लिए नमक बनाने की छूट मिलेगी। चौथा, लोग शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दे सकेंगे। और कांग्रेस के तरफ से क्या कंसेशंस थे? कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा कंसेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सस्पेंड करना। और दूसरा, कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। मतलब आंदोलन रोक दिया गया? हाँ, स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस लंदन जाने को तैयार हो गई। इस समझौते पर कांग्रेस के अंदर क्या प्रतिक्रिया थी? क्या सब लोग खुश थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग, खासकर युवा वर्ग और वामपंथी विचारधारा के लोग, इस समझौते से बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि गांधी जी ने ज्यादा ही कंसेशंस दे दिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था। और एक और बड़ी वजह थी निराशा की, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को हुआ और उसके कुछ ही हफ्तों बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दे दी गई। तो लोगों में ये भावना थी कि गांधी जी ने उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं डाला। हाँ, ये भावना बहुत प्रबल थी, खासकर युवाओं में। हालांकि गांधी जी ने इरविन से बात की थी, लेकिन वो फांसी रुकवाने में कामयाब नहीं हुए। इससे समझौते के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। जब कांग्रेस का कराची सेशन हुआ पैक्ट के तुरंत बाद, तो गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए। कराची सेशन, मार्च 1931, वहां क्या हुआ? कराची सेशन महत्वपूर्ण था। एक तरफ तो उसने गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दे दी, लेकिन दूसरी तरफ शायद युवाओं के दबाव में उसने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। एक फंडामेंटल राइट्स पर और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर। अच्छा, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, इसमें वयस्क मताधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की बात कही गई। आर्थिक नीति में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा की बात कही गई। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर भी सोच बदल रही थी, ज्यादा रैडिकल हो रही थी। तो पैक्ट हो गया, आंदोलन स्थगित हो गया, अब आगे क्या? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जी। सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी इसमें शामिल हुए। और क्या नतीजा निकला कॉन्फ्रेंस का? कॉन्फ्रेंस पूरी तरह विफल रही, फेल्ड। कोई सहमति नहीं बन पाई। क्यों विफल रही? मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का, खासकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचक मंडल का सवाल। मुस्लिम लीग, दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर, एंग्लो इंडियन, ये सब अपने अपने समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब कि चुनाव क्षेत्रों को धर्म या जाति के आधार पर बांट दिया जाए और उस क्षेत्र से उसी समुदाय का उम्मीदवार खड़ा हो और उसी समुदाय के लोग वोट दें। अच्छा, और गांधी जी का क्या स्टैंड था इस पर? गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे भारतीय समाज और बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। वो खासकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के विचार से बहुत दुखी थे। उन्हें लगता था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए विभाजित हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर बात अटक गई। हाँ,
इसी पर गतिरोध बन गया। ब्रिटिश सरकार भी शायद यही चाहती थी कि भारतीय आपस में ही उलझे रहें। कोई संवैधानिक प्रगति नहीं हो पाई और गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। तो लंदन से लौटने के बाद क्या हुआ? क्या आंदोलन फिर से शुरू हुआ? यूनिट 15.7 शायद इसी बारे में है। बैक टू एजिटेशन, पुनः आंदोलन। जी, गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि सरकार का रवैया बदल गया है। इरविन की जगह नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन आ चुके थे, जो ज्यादा सख्त थे। सरकार ने पैक्ट की शर्तों का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में लगानबंदी आंदोलन फिर तेज हो रहा था। एनडब्ल्यूएफपी में खुदाई खिदमतगारों पर दमन हो रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया जाएगा। जनवरी 1932 में आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। और इस बार सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही? इस बार सरकार पहले से तैयार थी। उसने आते ही बेहद कठोर दमन चक्र चलाया, सिवियर रिप्रेशन। गांधी जी और सरदार पटेल समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। उसके दफ्तरों, संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब सरकार ने पूरी ताकत लगा दी आंदोलन को कुचलने में। बिल्कुल। ऑर्डिनेंस राज कायम कर दिया गया। नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म कर दी गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली। तो क्या आंदोलन टिक पाया इस दमन के सामने? लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। विरोध प्रदर्शन हुए, बहिष्कार हुआ। लेकिन सरकार का दमन इतना भयंकर था कि आंदोलन पहले जैसी गति नहीं पकड़ पाया। और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया में भी कुछ भिन्नता थी। रीजनल रिस्पॉन्स, हाँ, कुछ इलाकों में जैसे बंगाल और उड़ीसा में आंदोलन फिर भी काफी सक्रिय रहा। लेकिन कई जगहों पर जैसे गुजरात और यूपी में, जहां पहले चरण में बहुत उत्साह था, वहां इस बार उतनी गर्मी नहीं दिखी। शायद पहले चरण की थकान और सरकारी दमन का असर था। और व्यापारी वर्ग, बिजनेस ग्रुप्स, उनका क्या रुख था? व्यापारी वर्ग का समर्थन इस बार काफी घट गया था। वो अब आंदोलन से दूरी बनाने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब उनके व्यापार के लिए ठीक नहीं है। और गांधी जी इस दौरान क्या कर रहे थे? वो तो जेल में थे। हाँ, गांधी जी जेल में थे, लेकिन जेल से ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान था। जिसके खिलाफ गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। बिल्कुल। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश माना और इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन? हाँ, इससे पूरे देश में चिंता फैल गई। डॉक्टर अंबेडकर पर भारी दबाव पड़ा। आखिरकार गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट? हाँ। इसमें क्या तय हुआ? इसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग छोड़ दी गई। बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई और ये सीटें संयुक्त निर्वाचन यानी जॉइंट इलेक्टोरेट के जरिए भरी जानी थी। तो एक तरह से समझौता हो गया। हाँ। इसके बाद गांधी जी ने अपना ध्यान पूरी तरह से अस्पृश्यता निवारण और हरिजन कैंपेन पर लगा दिया। उन्होंने जेल से छूटने के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, हरिजन पत्रिका निकाली और देश भर में यात्राएं की। तो क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीछे छूट गया? हाँ, व्यावहारिक रूप से आंदोलन अब ठंडा पड़ चुका था। गांधी जी का फोकस बदल गया था। आखिरकार मई 1933 में गांधी जी ने आंदोलन को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया और फिर अप्रैल 1934 में इसे पूरी तरह वापस ले लिया गया। तो 1930 में शुरू हुआ आंदोलन 1934 में खत्म हो गया? जी। अब सवाल उठता है कि इस पूरे आंदोलन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। क्रिटिकल असेसमेंट, ये यूनिट 15.8 का विषय है। क्या ये आंदोलन सफल रहा या विफल? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूर्ण स्वराज तो मिला नहीं। तो क्या इसे विफलता माना जाए? देखिए, अगर तात्कालिक लक्ष्य यानी पूर्ण स्वराज के नजरिए से देखें तो हाँ, वो हासिल नहीं हुआ। लेकिन किसी जन आंदोलन को सिर्फ उसके तात्कालिक लक्ष्य से आंकना ठीक नहीं है। तो फिर इसकी उपलब्धियां क्या रहीं? सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने कांग्रेस का जनाधार बहुत ज्यादा फैला दिया। पीजेंट्स, वुमेन, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, समाज के कई नए तबके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। कांग्रेस की पहुंच गांव-गांव तक हो गई और इसने कांग्रेस की नैतिक ताकत, मोरल अथॉरिटी को बहुत बढ़ाया। सरकार को यह एहसास हो गया कि वो भारत पर सिर्फ दमन के बल पर राज नहीं कर सकती, उसे कांग्रेस से बात करनी होगी। गांधी-इरविन पैक्ट इसी का सबूत था, भले ही उसके नतीजे सीमित रहे हों। हाँ, सरकार को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। बिल्कुल। और कांग्रेस के अंदर भी इसने बदलाव लाया।
आंदोलन के दौरान जो अनुभव हुए, जो बहसें हुई, उससे कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में भी रेडिकलाइजेशन आया, जैसा हमने कराची रेजोल्यूशन में देखा। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति पर जोर बढ़ा। ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। बहुत ज्यादा। इसने आजाद भारत के संविधान और नीतियों की नींव रखने में मदद की। लेकिन आंदोलन वापस क्यों लिया गया? क्या ये सही फैसला था? इस पर भी अलग अलग राय हैं, लेकिन शायद उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये जरूरी था। जन आंदोलनों की अपनी सीमाएं होती हैं। लिमिट्स ऑफ मास मूवमेंट्स, उन्हें अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता। मतलब लोग थक जाते हैं। हाँ, थकान आती है, दमन का असर होता है। गांधी जी को शायद लगा कि आंदोलन अपनी स्वाभाविक सीमा तक पहुंच गया है और इसे सम्मानजनक तरीके से वापस लेना ही बेहतर है, ताकि भविष्य के संघर्ष के लिए ऊर्जा बचाई जा सके। और जनता की प्रतिक्रिया क्या थी वापसी पर? मिक्स्ड रिएक्शन था। हाँ, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ वर्गों में, खासकर युवाओं में, निराशा थी कि बिना लक्ष्य हासिल किए आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन व्यापक रूप से लोगों में यह भावना थी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर एक नैतिक जीत हासिल की है। मॉरल विक्ट्री? हाँ, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास किया था। तो कुल मिलाकर इसे पूरी तरह विफल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊंचाई दी, कांग्रेस को और मजबूत किया और भविष्य के आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल। तो ये थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विस्तृत पड़ताल, इग्नू के MHI 08 यूनिट 15 के आधार पर। जी। तो चलिए इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें की टेकअवेज निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जरूर। पहला पॉइंट तो यही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह जैसे बहुत ही पावरफुल सिंबल्स के जरिए ब्रिटिश राज को सीधी नैतिक चुनौती दी। हाँ। दूसरा, इस आंदोलन का भौगोलिक प्रसार अभूतपूर्व था। ये देश के कोने कोने तक फैला और इसमें किसानों और खासकर महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एक अहम बदलाव था। बिल्कुल। तीसरा, गांधी-इरविन पैक्ट, गांधी-इरविन समझौता इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके परिणाम मिले-जुले रहे और जिसने कुछ विवाद भी पैदा किया, खासकर भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में। सही। चौथा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता, खासकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर, ने भविष्य की राजनीति के लिए कुछ जटिल सवाल खड़े किए। और पांचवां, आंदोलन को भले ही 1934 में वापस लेना पड़ा, लेकिन इसने कांग्रेस की राजनीतिक और नैतिक हैसियत को बहुत बढ़ाया और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव को और मजबूत किया। हाँ, इसने कांग्रेस के अंदरूनी एजेंडे को भी प्रभावित किया, जैसे कराची रेजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पर जोर देना। बिल्कुल। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ जाते हैं। हाँ, तो आज का सवाल ये है कि इस आंदोलन के दौरान हमने देखा कि अलग अलग सामाजिक समूहों, सोशल ग्रुप्स की भागीदारी में काफी अंतर था। कुछ उतार चढ़ाव थे, कुछ अंतर्विरोध, कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे, जैसे किसानों की बढ़ती भागीदारी, महिलाओं का आगे आना, लेकिन मुस्लिम भागीदारी का कम होना। तो सवाल ये है कि ये जो अंतर और अंतर्विरोध आंदोलन के दौरान दिखे, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को, उसके सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक को किस हद तक और कैसे प्रभावित किया होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वो वर्तमान को समझने की कुंजी भी है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये विश्लेषण आपको UPSC की तैयारी में और इतिहास की अपनी समझ को गहरा करने में मददगार साबित होगा। इसे आप दोबारा भी सुन सकते हैं, ताकि सभी महत्वपूर्ण बातें और उनके आपसी संबंध और स्पष्ट हो जाएं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना समर्थन हमें दिखा सकते हैं। इससे हमें लंबे समय तक आप तक ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुंचाते रहने में बहुत मदद मिलती है। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार। नमस्कार।